चलो आज थोड़ा सा मैं बहुत सिंपल और बहुत अच्छा सा और फैसिनेटिंग लेसन है ये, बहुत ही मतलब प्रोडक्टिव है। बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो तो। बहुत छोटा भी लेसन है, कोई बहुत बड़ा लेसन नहीं है। ठीक है, अरे बोलो तो सही यार, यस और नो। यस सर। Yes, sir. ओके, देखो सिक्सटीन्थ सेंचुरी या उससे पहले बहुत ही कम एलिमेंट्स, यानी बिफोर एडी कई एलिमेंट्स जैसे गोल्ड है, आयरन है, इनके बारे में नॉलेज थी, हमें मालूम था इसके बारे में। सेवनटीन्थ सेंचुरी में कुछ एलिमेंट डिस्कवर हुए और सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट्स थे, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट दैट वर डिस्कवर्ड वर इन 18th century and 19th century. Today 118 elements are known to us. 118 एलिमेंट्स हमको जानकारी है या मालूम है। इतनी बड़ी संख्या में एलिमेंट डिस्कवर होने से पहले there was no need to classify the elements because it was just possible to study the property of each and every element individually. जब बहुत थोड़े से एलिमेंट मालूम थे तो हर एलिमेंट की अलग अलग इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज की स्टडी करना क्या था, आसान था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी क्लासरूम के अंदर 8 और 10 स्टूडेंट हों तो आप उनके बारे में जानकारी कलेक्ट भी कर सकते हो, मेमोराइज भी कर सकते हो, आसान है। बट इफ दिस नंबर इज वेरी लार्ज, it will not be possible for one to memorize and study each and every student. तो 18th सेंचुरी से लेकर के साइंटिस्ट जो केमिस्ट लोग थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि एलिमेंट्स जितने डिस्कवर हुए हैं उनको किसी प्रॉपर बेसिस पर क्लासिफाई करें। और क्योंकि क्लासिफाई करेंगे तो एलिमेंट्स विल बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड वी कैन स्टडी देम इन ग्रुप इजीली, और हम ग्रुप के अंदर उनकी स्टडी कर सकते हैं। इन अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन all elements were divided, were classified, were categorized as metal and non-metal. सबसे पहले जो एलिमेंट्स थे उनको केमिस्ट लोगों ने दो ग्रुप में बांटा, मेटल और नॉन मेटल में। बट दिस classification is not effective, it is not sufficient
because metal and metal have different properties. Non-metals have different properties. All the non-metal do not have identical properties. There are differences in their properties. In the same way, metal differ in their properties. So this classification was not sufficient. तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में जब हम हिस्ट्री देखते हैं, क्रोनोलॉजी देखते हैं, टाइम लाइन देखते हैं क्लासिफिकेशन की, तो हम क्या पाते हैं कि एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया था मेटल और नॉन मेटल में, मगर ये क्लासिफिकेशन क्या नहीं था, इफेक्टिव नहीं था, ये कोई प्रभावशाली क्लासिफिकेशन नहीं था। उसका कारण ये है कि सारी मेटल की प्रॉपर्टी एक सी नहीं होती। मेटल में भी डिफरेंस होता है। कोई मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं, कोई नहीं रिएक्ट करती हैं, कोई मेटल्स वाटर से रिएक्ट करती हैं, कोई नहीं करती हैं। तो मेटल की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है। ऐसे ही नॉन मेटल की प्रॉपर्टी डिफर करती हैं। कुछ नॉन मेटल्स गैसेज हैं, कुछ सॉलिड है, एक नॉन लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। सो दे ऑल्सो हैव डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। सो ये जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत ही अच्छा नहीं था, कोई इफेक्टिव नहीं था, इसका कोई रोल नहीं रहा आगे जाके। फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने और कोशिश की एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की, और उसमें एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वोल्फगैंग डुबोराइनर। नाम लिखा हुआ है, देख लो। इन्होंने जितने एलिमेंट उस समय डिस्कवर्ड थे, यानी जो एलिमेंट्स मालूम थे उस समय, he tried to classify them in the group of 3 which were called triads। यानी जितने एलिमेंट थे उसको उसने 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए। इस 3 एलिमेंट के ग्रुप को क्या नाम दिया जाता है? ट्राइड, TRIAD। जैसे अपन तिकड़ी कहते हैं ना, 3 आदमियों का ग्रुप। Yes, sir. तो ऐसे ही उसको ट्राइड कहते हैं। एंड ही एस्टेब्लिश्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप इन एटॉमिक मासेस ऑफ दीज एलिमेंट्स। इसने इन जो ट्राइड बनाए थे उनके ट्राइड के एटॉमिक मासेस का उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप देखी थी। और वो रिलेशनशिप ये थी कि व्हेन दीज एलिमेंट्स ऑफ ट्राइड विच हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, these are the atomic masses, the atomic mass of the middle element is roughly equal to the arithmetic mean of atomic masses of other 2 elements। क्या कहा उसने? डुबोराइनर ने ये एस्टेब्लिश किया कि जब इन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें हम, यानी सबसे पहले जिसका एटॉमिक मास सबसे कम, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, तो 3 एलिमेंट्स हैं। तो क्या होता है कि जो बीच का एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन होता है लगभग। जैसे अगर आप कैल्शियम और बेरियम का आप क्या निकालें, एवरेज अर्थमेटिक मीन निकालें, 40.1 प्लस 117.3 ओवर 2, तो 2 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आती है? इस
स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मास के लगभग बराबर आती है। अब देखो एक और दिखाता हूं, ऐसा ही ट्राइड, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब एल्कलाइन मेटल्स हैं। और ये जो एल्कलाइन मेटल्स हैं तो ऑब्वियसली इनकी सबकी प्रॉपर्टी आइडेंटिकल है। जो प्रॉपर्टी लिथियम की है वैसी प्रॉपर्टी सोडियम की, वैसी प्रॉपर्टी पोटेशियम की। लिथियम ऑक्साइड का फार्मूला है Li2O, सोडियम ऑक्साइड का Na2O, पोटेशियम ऑक्साइड का K2O। सो दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी। एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज अप्रोक्सीमेटली 7, राउंड ऑफ कर दिया मैंने। दैट ऑफ सोडियम इज 23, पोटेशियम इज 39। नाउ अर्थमेटिक मीन ऑफ 7 plus 39 over 2, that is 46 over 2, that is 23, which is the atomic mass of the sodium. तो उसने क्या देखा कि when the elements of a triad are arranged in the increasing order of their atomic mass, the atomic mass of the middle element is approximately, roughly equal to the arithmetic mean of first and third element. तो क्या कहता है लॉ ऑफ ट्राइड? क्या कहता है? पहले तो ये ट्राइड के एलिमेंट्स कौन होते हैं? जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज फॉर्म डुबराइनर्स ट्राइड। किसे कहते हैं डुबराइनर्स ट्राइड? है a group of 3 elements having identical properties form डुबराइनर्स ट्राइड। क्या कौन बनाता है ट्राइड? किसे कहते हैं? किसको कहते हैं ट्राइड? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। कौन से 3 एलिमेंट? किसी भी 3 एलिमेंट के ग्रुप को नहीं, हाँ, जिनकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल हो उनको हम ट्राइड कहते हैं। और क्या होता है? वेल द एलिमेंट्स ऑफ ए ट्राइड आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, व्हाट हैपेंस? द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज रफली इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर 2 एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। और इन एलिमेंट्स को जब उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में अरेंज करते हैं तो जो बीच का एलिमेंट होता है यानी सेकंड एलिमेंट, उसका जो एटॉमिक मास होता है वो फर्स्ट एलिमेंट और जो थर्ड एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन होता है यानी एवरेज होता है। यानी फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का क्या निकालने हैं आप? एवरेज निकालें तो वो एवरेज लगभग किसके बराबर होगा? सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर। प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम यह हुई कि डुबराइनर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 such triads out of the elements known at that time. उस समय जितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे उनमें से ऐसे केवल कितने ट्राइड मिल सके? 3 ट्राइड मिल सके। सो दिस क्लासिफिकेशन वाज नॉट sufficient or it has only historical importance that there was Dubarainer who tried to classify the elements on the basis of their properties.
तो इस क्लासिफिकेशन का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है, केवल ये एक हिस्टोरिकल इसका सिग्निफिकेंस है कि भाई ड बॉरेनर कोई साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, जिन्होंने एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, आधार पर क्लासिफाई करने की कोशिश की, मगर ये क्लासिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। इसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस आगे जाकर के प्रूव नहीं हुआ। ओके? Yes, sir. आफ्टर दैट जॉन न्यूलैंड ऑफ इंग्लैंड, क्या नाम था? John Newland. कहाँ के? Yes. इंग्लैंड के। ही arranged the elements in the increasing order of their atomic masses. जॉन न्यूलैंड ने उस समय 56 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड दैट टाइम, and he tried to arrange all these elements in the increasing order of their atomic masses, and he observed a very important trend. He observed that when these elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, the elements with similar properties are repeated after an interval of 7 elements. That is, every 8th element was repeating the property of first element, and he called this the law of octave. जैसे हमारे यहाँ क्लासिकल म्यूजिक के अंदर सरगम है ना, सारे गामा वाला, सारे गामा पधनी सा। हाँ, तो उसी तरह वेस्टर्न म्यूजिक के अंदर ऑक्टेव होता है, म्यूजिकल स्केल होता है जिसको हम ऑक्टेव कहते हैं। तो जिस तरह से ऑक्टेव के म्यूजिकल नोट रिपीट होते हैं एक डेफिनेट